अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सिर्फ एक पेज के थ्रू 1-2 मिनट में समझाना है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आंसर मेरे ही पीछे लिखा हुआ है। हम सबसे पहले एक ऐसा पेज जो भारतीय संविधान के मूल्यों को, भारतीय संविधान के आदर्शों को, उद्देश्यों को, इन सभी चीजों के बारे में बताता है, वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावित किया गया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें ये सभी चीजें होंगी। तो हेलो माय डियर फ्यूचर प्रोफेसर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो। हम आज प्रीएम्बल पढ़ने वाले हैं। प्रीएम्बल मेरे हिसाब से तो बचपन से सबको आना चाहिए, बट जिसको नहीं आता है उसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। प्रीएम्बल से हमारे यूजीसी नेट में अक्सर कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रीएम्बल में कौन से केसेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कौन से केसेस हैं जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, उन सब चीजों के बारे में अक्सर कर हमसे पूछा जाता है। तो आज हम उसी प्रीएम्बल को डिटेल में पढ़ेंगे, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल जो है वो क्या कहना चाहता है, प्रीएम्बल किन आइडियल्स को, किन ऑब्जेक्टिव्स को हमारे देश के सामने रखता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी वो एक परिचय की तरह है हमारे संविधान के बारे में। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? माय नेम इज सुमेधा और मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वृंदावन से बिलोंग करती हूँ, मेरे मदर फादर का नेम ये है, मेरे सिस्टर ये है, ये सभी चीजें हैं, यानी ये कुछ चीजें हैं जो मेरे बारे में बता रही हैं। तो प्रीएम्बल भी इंट्रोडक्शन है, ये बताता है कि हमारे संविधान में किन किन मूल्यों को, किन किन आदर्शों को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आता है आइडियल्स। प्रीएम्बल वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमें हमारे संविधान के आदर्शों के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि कौन से वो आइडियल्स हैं, कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया है, कि जिन चीजों पर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हमको अपना संविधान बनाना था, हम चाहते थे कि जो हमारा संविधान हो वो भारतीय लोगों के द्वारा ही निर्मित हो, कि मतलब कोई भी अंग्रेज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया हुआ संविधान नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये चाह रहे थे कि संविधान जो है वो हमारे द्वारा लिखा हुआ हो, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होंगे, राइट, कुछ वेलफेयर होंगे, कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम होगी, सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसा सोचा होगा कि हमको आने वाले टाइम में हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा जो भारत है वो इस तरीके का दिखना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन चीजें हैं। प्रीएम्बल हमारा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल्य निहित हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स और जो आदर्श हैं उनके बारे में बताता है। और ऑब्जेक्टिव, कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो सोच के बनाया है, उसके पीछे हमारी क्या सोच थी। तो प्रीएम्बल, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम प्रीएम्बल को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सोर्स ऑफ पावर, यानी प्रीएम्बल को जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है। दूसरा हो जाएगा नेचर ऑफ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या प्रवृत्ति है। तीसरा हमारा होगा ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारा जो संविधान हमने बनाया है उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। और चौथा डेट ऑफ अडॉप्शन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी नीचे से लिख के शुरू करूंगी, थोड़ी सी हाइट छोटी है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे हम। ओके, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल की सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो हम ही लोग हैं। प्रीएम्बल पढ़ा है बचपन में, सबसे पहला वर्ड होता है वी द पीपल, यानी हम भारत के नागरिक। वी द पीपल, वी द पीपल से मतलब है मैं, आप, हमारे घर वाले, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे समाज में रहने वाले लोग, हमारे देश में रहने वाले लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत लंबा है, इसको लर्न करना मेरे हिसाब से आप सभी को ये बहुत एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। वी द पीपल यानी हमारे थ्रू, वी द पीपल यानी हम जो भारत के नागरिक हैं उनके थ्रू ही हमारे संविधान को
उनके थ्रू ही हमारी सरकार को जो है पावर दी जाती है। अब वी द पीपल मेंशन करना क्यों जरूरी था कि हमारे संविधान का जो निर्माण का कार्य है यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो शुरू हो गई थी आजादी से पहले। हम आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमको परमिशन मिल गई थी कि ठीक है आप अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ जो वी द पीपल है वो ये बताने के लिए है कि किसी भी तरीके से हमारे संविधान को बनाने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किसी भी बाहरी ताकत का या किसी भी बाहरी इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें जो भी प्रोविजंस है वो हमारे द्वारा दिए गए हैं और हमारे लिए ही दिए गए हैं। तो वी द पीपल जो है यानी हम लोग जो हैं वो हमारे संविधान को और हमारे सरकार को या हमारे देश को शक्ति प्रदान करते हैं। सेकेंड वुड बी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? नेचर का मतलब होता है प्रवृत्ति। ओके, कि क्या क्या आइडियाज हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट बनाते हैं बाकी संविधानों से। तो हमको इसमें 5 वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं और ये 5 वर्ड्स आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे ये ये पूछा जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कोई और वर्ड ऐड कर देगा कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। तो हमको याद रखने हैं ये नाम, ये होगा ओके, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब मैम ने पता नहीं ये 2 वर्ड्स क्यों ब्लैंक छोड़ दिए हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये मैं बताती हूँ। मैंने ये इसलिए ब्लैंक छोड़े हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। अब जो ये 2 वर्ड्स हैं ये हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे। ओरिजिनल जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें सिर्फ 3 शब्दों को मेंशन किया गया था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन ये जो 2 वर्ड्स हैं इनको इंक्लूड किया गया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, जो कि 1976 में किया गया था। अब हम 1 बाय 1 इन सभी शब्दों का क्या मतलब है, इन वर्ड से हम क्या सीख रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोवरेन यानी सबसे पहले संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता को अगर हम ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो हमको समझ में आएगा संप्रभुता यानी हमारा खुद का प्रभुत्व। जो भी डिसीजन हम हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए लेने वाले हैं, वेलफेयर के लिए जो भी डिसीजंस, चाहे वो हमारे फायदे में काम करें चाहे वो हमारे नुकसान में काम करें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इट इज लाइक कि हमारे घर के डिसीजन हम लेंगे, किसी भी पड़ोसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पड़ोसी से हो जाता है, किसी भी बाहरी देश का किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस जो है वो हम नहीं मानेंगे। ओके, तो सोवरेन का मतलब है संप्रभुता एंड नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट की ना 2 डेफिनेशन है। हम सोशलिस्ट के बारे में जब समझते हैं तो हम मार्क्स के थ्रू समझते हैं। मार्क्स का कहना ये था, मार्क्स का सोशलिज्म था इक्वालिटी ऑफ आउटकम, यानी जो भी चीजें आ रही हैं उन चीजों का जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से स्टेटलेस होनी चाहिए। स्टेटलेस यानी कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरा अनार्की होना चाहिए। वहां पे सभी जो आउटकम है वो सभी को बराबर मिले, जो भी रिसोर्सेज है वो सभी में इक्वली अच्छे तरीके से डिवाइड किए जाए। लेकिन हमने जो सोशलिज्म अपनाया है वो सोशलिज्म बात करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट यानी कि राज्य तो होगा हमारा, लेकिन जो वो राज्य है वो जनता की भलाई के लिए भी कुछ ऐसे एक्शंस है जो वो लेता रहेगा। वेलफेयर स्टेट में सपोज हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को सोशलाइज कर दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन रखा गया है, लेकिन कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहां पे जो है पब्लिक कंपनीज या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आता है। तो सोशलिज्म हमारे आइडियल्स में था, यानी जब हमारा देश बना था, जब हमारा संविधान बना था, तो नेहरू जी का कहना यही था कि जो भी चीजें होंगी हमारी सोसाइटी में हमको कोशिश करनी है जो डाउन ट्रोडन है, यानी जो दबे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, हमको कोशिश करनी है उनको ऊपर लाने की। तो उसमें तो स्टेट को एज वेलफेयर स्टेट एनीवेज काम करना पड़ता वहां पे।
उनको वैसे भी वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना पड़ता है, लेकिन इसको बाद में एविडेंटली मेंशन कर दिया गया था दिखाने के लिए कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखना चाहिए। तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलरिज्म अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूरोपियन सेक्युलरिज्म, दूसरा होता है इंडियन सेक्युलरिज्म। यूरोपियन सेक्युलरिज्म का मतलब है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ये मैकियावेली का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो बात करते हैं कि रिलीजन का किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस स्टेट के मैटर्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में हमने जो सेक्युलरिज्म अपनाया वो सेक्युलरिज्म है सर्व धर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के लिए जो हमारी भावनाएं हैं, ये सभी धर्म जो है स्टेट की नजरों में वो बराबर हैं। कोई भी रिलीजन हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जितने भी रिलीजन हैं, बी इट माइनॉरिटी बी इट मेजॉरिटी, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और जहां रिक्वायर्ड होगा, जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी और जो रिलीजन है वो काम कर रहा होगा किसी हिंडर की तरह, यानी किसी दिक्कत की तरह काम कर रहा होगा, वहां स्टेट इंटरफेयर भी करेगी। क्योंकि इंटरेस्ट के लिए, अगर आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो जो जैसे कम्युनल वायलेंस होते हैं, जहां कम्युनल वायलेंस होते हैं वहां स्टेट इंटरफेयर करता है, वो रिलीजन का मैटर है। बट जब हम लार्जर इंटरेस्ट को देखते हैं तो वहां पे जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। और हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरी चीज, हमारी कंट्री में सभी रिलीजन जो है, सभी धर्मों का जो दर्जा है वो बराबरी का है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से हम सबको समझ में आना चाहिए, डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। बचपन में पढ़ी थी हमने ये डेफिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक जहां पे मेंशन होता है कि हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको हम लोग खुद ही चुनेंगे। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी जो भी हमारे स्टेट का हेड होगा, जो भी हमारी कंट्री का हेड होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो मोनार्की नहीं होगा, वो मोनार्कियल फॉर्म से नहीं आएगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे जिसको जनता चुनेगी वो ही हमारे देश का हेड बनेगा। यानी जैसे हमारे प्रेसिडेंट, हमें इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुना जाता है, बट ही इज इलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है फिर प्रेसिडेंट का बेटा हो गया तो वो प्रेसिडेंट बन गया, उसका बेटा हो गया, दैट इज मोनार्की। यहाँ पे जो रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट विल बी नेचर। हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स, नेचर तो हमने पढ़ाया अभी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं, यानी क्या क्या ऐसे मूल उद्देश्य हैं जिन पर हमको काम करना है। ठीक है, क्या मूल उद्देश्य है? सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय। ठीक है, तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं, हम सिर्फ कोर्ट वाले जस्टिस की बात नहीं करते हैं कि जस्टिस की बात आ गई तो कुछ तो कोर्ट से रिलेटेड होने वाला है। जस्टिस का मतलब है जस्टिस सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी आर्थिक, और पॉलिटिकल होना चाहिए, यानी राजनैतिक। अब पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो हम बहुत हद तक नहीं, इनफैक्ट पूरा तरीके से अचीव कर चुके हैं। उसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मैं वोट देने जाऊंगी, मैं सुमेधा हूँ और मैं बहुत बड़ी कोई पावरफुल हस्ती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं वोट देने जा रही हूँ तो मेरे वोट की काउंटिंग भी बनी ही होगी। और दूसरी तरफ पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो भी वोट देने जा रहे हैं तो उनके वोट की गिनती भी एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो एक वोट कास्ट करके आएंगे और उनके वो एक वोट को 4 वोट माना जाएगा। ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात। अब जो पॉलिटिकल जस्टिस है ये रास्ता बनाता है, इट पेव्स द वे फॉर सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक यानी सामाजिक न्याय के बारे में भी वो सामाजिक न्याय के बारे में बात करता है। ठीक गया पॉलिटिकल, एक सेकंड बोला था सुनता नहीं है। पॉलिटिकल तो सोशल, यानी जब हम पॉलिटिकल जस्टिस अचीव कर लेंगे, उसी पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू हम सोसाइटी में सोशल जस्टिस लाएंगे। सोशल जस्टिस का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपस में नहीं होना चाहिए। सोसाइटी की नजरों में भी जो इंसान की वैल्यू है वो बराबर ही होनी चाहिए। बट ठीक है, हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वी आर स्टिल ऑन द वे, बट ये हमारा उद्देश्य है।
उद्देश्य वही होता है जिसमें हमको काम करना होता है। फिर आता है इकोनॉमिकल। अब सोसाइटी है बहुत बड़ी है, लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी होंगे, इकोनॉमिकली वीक भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जब स्टेट का रोल आता है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज लाना, उनके लिए ऐसे प्रोविजंस लाना कि वो भी सोसाइटी में एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी सकें। जस्टिस के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है दूसरा, वो है जस्टिस के बाद जो हमारा दूसरा वो आता है ऑब्जेक्टिव, वो है हमारा लिबर्टी। अब लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ, ये इस लिबर्टी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कोई भी, चाहे अगर हमको पूजा करनी है, हमारे रिलीजन के बारे में बात हो रही है, किसी प्रकार का सरकार का कोई इंटरफेरेंस उस चीज में नहीं होगा। जो गवर्नमेंट, हमारी खुद की विल है, हम जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, हम जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हमारा फेथ जो भी हो, हम अपनी वॉइस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे जो विचार है उस पे किसी प्रकार का सरकार का, गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, बस लिबर्टी और फ्रीडम में हमको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि लिबर्टी जब आ जाती है, हमको दूसरों की भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। जो लिबर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के हित के बारे में भी हम सोचकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लिबर्टी है तो मैं किसी का जाके खून ही कर दूंगी, नहीं, उसके पास भी लिबर्टी है, फिर वो मुझे पत्थर में मार देगा उठा के अगर मैं उसको नहीं मार पाई तो लिबर्टी का मतलब है कि जब हम अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचकर चलना पड़ेगा। ओके, लिबर्टी के बाद आता है इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी यानी समानता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि आपका समाज में क्या दर्जा है। तो संविधान की नजरों में चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप टीचर हैं, और जो भी पोस्ट है, आप कुछ भी हैं, आप सभी का जो दर्जा है वो समान होगा। दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अवसर की समानता। तो यहां जब हम अवसर के बारे में बात करते हैं, यानी स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इसको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम है, आप सभी लोग जो देने वाले हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन पेपर ये किसी की शक्ल देख के बना लिया जाता है कि सुमेधा पेपर देने जा रही है तो ये वाले सवाल दे देता हूँ, और सपोज कोई राकेश पेपर देने जा रहा है तो उसके लिए दूसरे सवाल दे देता हूँ। हम दोनों को सेम ही क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, हम सेम फॉर्म फिल करके आ रहे हैं, हम लोग सेम सेंटर्स पे जा रहे हैं, सेंटर्स अलग, एज इन सेम हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उस एग्जाम को देने के लिए। यानी हम दोनों के पास इक्वल चांसेस है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो हमारी मेहनत होगी। लेकिन हमको स्टेट की तरफ से अवसर सेम दिया गया है। वही चीज है कि अब मेरे को आता है तो मैं क्रैक कर लूंगी, जेआरएफ ले लूंगी, उसको आता है तो वो क्रैक कर लेगा, जेआरएफ ले लेगा। ऐसा तो नहीं है किसी की शक्ल देख के जेआरएफ दे दिया जाएगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बराबर होगी। उसके बाद आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारा। ब्रदरहुड बोलते हैं ना हम, मतलब लड़कों में बहुत ऐसा रहता है, भाईचारा है हमारा। तो बंधुत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो बंधुत्व का मतलब है, हम बचपन में एक प्लेज लिया करते थे स्कूल में, याद है, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। बंधुत्व वही है कि हमने आपको जस्टिस दिया है, हमने आपको इक्वलिटी दी है, हमने आपको लिबर्टी दी है, लेकिन अगर आपस में ही आपके अंदर वो भाईचारे वाली भावना नहीं है तो जो भी ये आइडियल्स हैं, अगर आप दूसरे इंसान की डिग्निटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये सब चीजें प्रॉपरली प्योरली वेस्ट जाने वाली है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करता है कि आपस में लोगों में भाईचारा, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। वो बचपन में जब हम प्लेज लेते हैं ना, वहां से भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ जाती है, बट कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, बट कुछ लोग होते हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर बोलना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल उसका भी जो मेन पर्पस है, उसका भी जो मेन उद्देश्य है वो यही होता है कि उनमें आपस में फ्रेटर्निटी की फीलिंग लोगों में आए, इस ये भावना है कि हम सभी लोग एक हैं, हमारी सेम हिस्ट्री रही है। ओके, इसके बाद आता है डेट ऑफ अडॉप्शन। फोर्थ पार्ट जो मैं बता रही थी आपको वो है डेट ऑफ
अडॉप्शन। अब इसमें हमको कुछ और भी डेट्स का याद रखना पड़ेगा, सिर्फ हम एक डेट को नहीं याद रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पीछे जाके ये देखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है प्रीएम्बल की। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हम संविधान बनाएंगे तो संविधान को बनाने के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, सभी लोगों ने अग्री किया था। तो 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, डिफरेंस समझेंगे। अब हम प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत, सभी लोगों ने एक साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। फिर हमने 29 नवंबर 1949, ये डेट हम याद रखेंगे, ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन की गई है कि ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 we do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। यानी इस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने वाली डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक ऊपर लिखा है डेट ऑफ अडॉप्शन, ये वही है, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस दिन तक हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका था, लेकिन हम फिर भी क्यों इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 26 जनवरी 1950 तक पहुंचे? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सेम डेट में 20 साल पहले पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया था। उस पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की डेट को रिस्पेक्ट पे करने के लिए डिसाइड किया था कि हमारा जो हम संविधान है वो हम अडॉप्ट करेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम ये देखेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ये बाद में देखेंगे, तुमको मैं कुछ केस स्टडीज बताती हूँ। ठीक है, दो ऐसे केसेस हैं, एक है फर्स्ट इज बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1960 में एक केस आया था जिसके अंडर बेरुबारी एक जो टेरिटरी है वो बंगाल में थी, जिसकी डिमांड पाकिस्तान यानी जो ईस्ट पाकिस्तान तब हुआ करता था वो डिमांड कर रहा था इसकी कि ये जो जगह है ये हमको दे दो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो उस वक्त इसको सोर्स ऑफ पावर मानकर, इसको प्रीएम्बल को मानते हुए जो बेरुबारी है उसको हमारी कंट्री से सीड कर दिया गया था। ठीक है, कंट्री से सीड करने के बाद ना एक बहुत लंबी डिबेट चली थी कि क्या प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो बेरुबारी यूनियन जो केस है इसमें बहुत क्लियरली बोल दिया गया था कि नो, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो ये केसेस में क्या क्या वर्डिक्ट हुए वो आपको बेसिकली याद रखना है कि बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज क्लियरली डिनाई कर दी गई थी कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है केशवानंद भारती केस। ठीक है, एक सेकेंड, केशवानंद भारती केस, ये बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है 1973 का, जिसमें जो 1960 में डिसीजन लिया गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको ओवर रूल करके 1973 में ये डिसीजन दिया गया था कि हमने जब अपना प्रीएम्बल बनाया था तभी हमने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस जजमेंट को चेंज कर देती है और बोलती है यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अमेंडेबल भी है, यानी इसमें भी हम संशोधन कर सकते हैं और इसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं। बदलाव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं
कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो दो वर्ड हैं ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू ही आए हैं। तो इसमें बदलाव कर देते हैं। इसके बाद, इस बदलाव के बाद ही 42nd अमेंडमेंट आता है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसके चलते 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है, जिसमें 3 शब्दों को इसमें ऐड किया जाता है। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर एंड थर्ड इज इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन से जो 3 शब्द हैं ऑप्शंस के साथ, इनमें से कौन से 3 शब्द हैं जिसको हमारे संविधान में, जिसको 42nd अमेंडमेंट के अंडर प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। तो वो 3 शब्द है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। और क्योंकि ये बता दिया गया था कि ये अमेंड हो सकता है, तो इसका जो अमेंडमेंट होता है वो होता है आर्टिकल 368 के अंदर। 368 जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस में बदलाव लाए जा सकते हैं। अब इसके अलावा प्रीएम्बल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे प्रीएम्बल जो है वो हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हॉरोस्कोप यानी, हॉरोस्कोप हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब हॉरोस्कोप मुझे याद नहीं आ रहा है। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने बोला था? KM मुंशी ने। ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं इट इज की नोट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे अर्नेस्ट बेकर ने। ये जो 2 स्टेटमेंट हैं ये आपके पेपर में 1-2 बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। और एक जो चीज वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गई बताते हुए कि जब हमने ये बोला ना, जब हमने केशवानंद भारती केस के तहत, 1 सेकेंड, हाँ, जब हमने ये बोला यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक और जो चीज होती है वो होती है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। नॉट इन्फोर्सेबल का मतलब है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, यानी जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर ये बोले कि प्रीएम्बल में जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या प्रीएम्बल में जिन लिबर्टीज की बात की जा रही है वो लिबर्टी हमारी कभी कभी हमसे छीन ली जाती है और उसके लिए हम कोर्ट में जा सके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। और अब ये हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको प्रीएम्बल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्रीएम्बल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना ये है कि जब आप प्रीएम्बल पढ़ लेते हो ना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ के उनको लर्न करना शुरू कर देते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत हैवी होता है, बट कुछ चीजें अगर हम समझ के करें ना तो वो बहुत हमारे लिए ईजी हो जाती है। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। मेक योर डे काउंट, अच्छे से पढ़ाई करो और दिसंबर वाला JRF लेकर आओ। थैंक यू।